हेलो डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको आइडिया है कि प्रीवियस सेक्शन में वन डायमेंशनल मोशन के अंतर्गत यूनिफॉर्म मोशन हमने कंप्लीट किया था और आपको यूनिफॉर्म मोशन का करेक्टर्स पता चल गए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ लीनियरली वेरी करेगा या वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन जीरो होगा। और उस पर हमने 3 ग्राफ देखे थे। एक तो आपने देखा था एस टी ग्राफ और हमने कहा था एस टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। दूसरा आपको याद होगा तो वी टी ग्राफ और हमने कहा था बी टी ग्राफ का एरिया डिस्टेंस भी देगा, डिस्प्लेसमेंट, और वो भी बताया था कि अगर सभी एरिया बिना साइन को कंसीडर करे हुए ऐड कर दें तो हमें डिस्टेंस मिलेगा, और अगर टाइम एक्सेस के ऊपर के एरिया को पॉजिटिव और टाइम एक्सेस के नीचे के एरिया को नेगेटिव कंसीडर करते हुए लें तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। जी हम लोगों ने बात करी थी। आज जो हमें बात करना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या देखते हैं आप? अब बात आ रही है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम देखेंगे कि लिख लें यहाँ पे नॉन, 1D की ही बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना यहाँ पे 2D और 3D मत समझ लेना। 1D का मतलब आपको अच्छे से पता है कि एक्सेलरेशन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर कोलिनियर होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ क्या रिलेशन होगा, वेलोसिटी का टाइम के साथ क्या होगा, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ क्या होगा, ये सारी बातें आपके दिमाग में आ रही होगी। एक दूसरी बात ये भी आ रही होगी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम देखें तो कितने पार्ट में डिवाइड होगा, तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पूरा 1D का नॉन यूनिफॉर्म मोशन कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक तो आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन या इसको रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको बोलोगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। दूसरा, यहां पर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, वेरिएबल होगा। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है? आपको पता है काइनेमेटिक्स में या तो हम सभी चीज़ें टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं या पोजीशन के रिस्पेक्ट में। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा। एंड एक्सेलरेशन नॉट फंक्शन ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन नहीं, तो कांस्टेंट माना जाएगा। वेरिएबल होगा तो एक्सेलरेशन वेरिएबल होने का मतलब एक्सेलरेशन या तो टाइम डिपेंडेंट होगा या एक्सेलरेशन क्या होगा, स्पेस डिपेंडेंट होगा। तो अगर एक्सेलरेशन स्पेस डिपेंडेंट है या टाइम डिपेंडेंट है तो वो कहलाएगा वेरिएबल एक्सेलरेशन का पार्ट हो जाएगा, यानी ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम के साथ लीनियरली वेरी करेगा, बी प्रोपोर्शनल टू टी एंड एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। और यहाँ पर काइनेमेटिक्स के इक्वेशन काम आएंगे। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं, ए और बी। और नेक्स्ट पेज पे हम देख रहे हैं ए पार्ट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे, तो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पहले ए पार्ट ले रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन भी कह सकते हैं। बेटा क्या कह सकते हैं, हमने बताया एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ इंक्रीज और डिक्रीज होने से मतलब है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम काइनेमेटिक्स के 3 या 4 इक्वेशंस होते हैं, उनको अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सा इक्वेशन होता है, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको याद होगा एक दिन अभी हमने एच के एस टी डाला था,
यू प्लस ए टी। दो बातें होती, कहीं प्लस माइनस भी लिखते हैं, एसिलेशन है तो प्लस, रिटार्डेशन है तो माइनस। मैं इन चक्करों में ना पढ़ के मैं सीधा इसको वेक्टोरियली लिख दूं तो ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको पता चल जाएगा कि अगर वेलोसिटी वेक्टर एसिलेशन वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो प्लस आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस आ जाएगा। तो मुझे वो लिखने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, प्लस माइनस का यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर से ध्यान रखना, वेक्टोरियली बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं एच के एस टी की बात कर रहा था। मैंने एच के एस टी के अंदर इसका बहुत लंबा क्वेश्चन आपका दिया था कि एक बॉडी को इतने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, कितने टाइम बाद वेलोसिटी वेक्टर प्रोजेक्शन वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। आपने देखा था स्लोप का प्रोडक्ट -1 किया था, या दूसरा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी वेक्टर निकाला था, फिर उनका डॉट प्रोडक्ट किया था 0 के बराबर। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था। वही क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर हमने काइनेमेटिक्स के फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व कर लिया। तो कई बार स्टूडेंट को काइनेमेटिक्स के इक्वेशन सही तरीके से यूज करना नहीं आते, इसीलिए उनको दिक्कत होती। यू स्क्वायर प्लस 2a, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, 2as दिया जाएगा। ठीक है, या डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट सेकंड या ts सेकंड, लास्ट सेकंड या तो u प्लस a/2 2t माइनस 1। फिर से ध्यान रखना हो, फिर से एक बात मैं इन सारे इक्वेशंस में कह रहा हूं कि मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वेक्टोरियल ही लिखती है। लेकिन ये चारों इक्वेशंस आपके तब एप्लीकेबल होंगे, एक बात का ध्यान रखना। ये जो मैंने 4 इक्वेशंस लिखे आपके, ये 4 इक्वेशंस आपके एप्लीकेबल तभी होंगे जब एसिलेशन या रिटार्डेशन कांस्टेंट होगा। क्या होगा बेटा? एसिलेशन या रिटार्डेशन कांस्टेंट होगा। ध्यान रखना, अगर ये कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट का मतलब एसिलेशन, तभी ये इक्वेशन, दीज इक्वेशंस आर एप्लीकेबल व्हेन द एसिलेशन इज कांस्टेंट। दीज इक्वेशंस आर applicable when oscillation is constant, यानी एसिलेशन टाइम के साथ भी वेरी नहीं करना चाहिए और स्पेस के साथ भी वेरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तभी इन इक्वेशन को यूज करोगे, अदरवाइज ये इक्वेशन यूज नहीं हो पाएंगे। अब यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन में ग्राफ की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन। ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन में ग्राफ की बात करें तो आपको पता चल गया था पहला कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो एक्सीलरेशन का टाइम के साथ ग्राफ क्या आएगा? नेचुरल है कि अगर बात करें तो हमें 3 ग्राफ कम से कम देखना होते हैं टाइम के साथ, हालांकि स्पेस के साथ भी बन सकते तीनों ग्राफ। तो ए और एक्स का जो ग्राफ आएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में, वो एक्सीलरेशन टाइम के साथ या एक्स के साथ वेरी नहीं करेगा। यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में बी टी के साथ लीनियरली वेरी करेगा। प्रपोर्शनलिटी कह सकते हैं अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो। और एस टी ग्राफ भी पैराबोलिक आएगा, ये मैंने लिख चुका हूँ, देखो आप प्रीवियस जाएं तो मैंने ये लिखा है। ठीक है, एस टी ए टी ग्राफ क्या आएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में? ए टी ग्राफ, यहाँ पे एक्सीलरेशन लिया और यहाँ टाइम लिया, ए टी ग्राफ बना दें। यहाँ पे एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम, यहाँ पे क्या ले लिया? वेलोसिटी वर्सेस टाइम, यहाँ पे लिया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ये 3 ग्राफ हमने बना दिए। अब इन ग्राफ को देखें तो सबसे पहला ग्राफ आ रहा है एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम। तो एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा आएगा, टाइम तो चेंज होगा पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा। बीटी ग्राफ ऐसा आएगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 तो लीनियरली वेरी करेगा। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से देखेंगे तो एक्सीलरेशन टाइम के साथ पैराबोलिकली वेरी करेगा। ये एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ है आपका। अब इसका एरिया क्या देगा? इसका एरिया क्या देगा? एरिया ऑफ एटी ग्राफ
गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं देगा, ध्यान रखना, कई बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि वेलोसिटी देता है, ये चेंज इन वेलोसिटी देगा। ठीक है, इसका स्लोप क्या देगा? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। और आपको पता है इसका एरिया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देगा। इसका स्लोप क्या देगा? स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। हालांकि इस पे हमने यूनिफॉर्म मोशन में भी चर्चा करी थी कि ये देता है। ठीक है, ये चारों इक्वेशंस आ जाएंगे। अब इन इक्वेशंस का एप्लीकेशन पार्ट देखना हमें। क्या देखना है? एप्लीकेशन पार्ट। जरूरी नहीं कि एक्सीलरेशन हमने कहा टाइम के साथ ही देखा जाए, पोजीशन के साथ भी देखा जाएगा, या वेलोसिटी पोजीशन के साथ। कितने पॉसिबल ग्राफ हैं? ए टी, बी टी, एस टी, फिर ए एक्स, बी एक्स, एस एक्स, फिर बी और एस और बी, ए और बी, ऐसे तो कई पॉसिबल ग्राफ हो जाएंगे। ठीक है, आप देखेंगे। मान लीजिए कि डायरेक्ट नहीं दिया बी टी के साथ, तो कैसे पता करें कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या वेराइंग? तो अब देखो, मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से बात कर रहा हूं, एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। वेलोसिटी पोजीशन के साथ इस तरीके से वेरी कर रहा, बी प्रोपोर्शनल टू के रूट ऑफ एक्स है। के कांस्टेंट है, एस डिस्प्लेसमेंट है, और के एक द पॉजिटिव कांस्टेंट, बी वेलोसिटी। आपको बताना है कि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड का ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड है या रिटार्डेड है। तो सबसे पहले एक्सीलरेशन फाइंड आउट करें। आइडेंटिफाई द एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट और वेराइंग। ठीक है, ये पता करना। चलिए, अब हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। आपको पता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन ए इक्वल टू होता है डी बी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहलाता है। अब यहाँ ध्यान से देखें तो बी किसका फंक्शन है? एस का। यहाँ बी टी का है, तो इसको हम चेन रूल अप्लाई कर दो, तो क्या लिख सकते हैं? डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी, और डी एस बाई डी टी को वेलोसिटी कहते हैं। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया बताओ? v dv बाई डी एस। इसके लिए b तो लिखा आपने k रूट एस, और d बाई डी एस ऑफ k रूट एस। k रूट एस तो एज इट इज है, इसका आपने डिफरेंशियल करा तो k बाहर आ गया, और रूट टू टाइम्स ऑफ एस आ गया, ये आ गया इसका 1/s। रूट एस से रूट एस कैंसिल हो गया, तो ए इक्वल टू कितना आ गया? के स्क्वायर बाई 2। इसमें ना तो टाइम का टर्म है, ना स्पेस का टर्म है, पोजीशन का टर्म। इसका मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन क्या है? अब इसी ग्राफ के बेहाफ पर अगर इसको और डिवाइड करें, तो आपसे पूछा जाता है इसी क्वेश्चन के बेहाफ पे कि इसका बी टी ग्राफ क्या होगा। इनिशियल वेलोसिटी से हमने 0 ले ली, तो बी टी ग्राफ क्या होगा, ए टी ग्राफ क्या होगा, ये सारी बातें यहाँ पे पूछी जाएंगी। तो आपको पता चल गया एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, तो ए टी ग्राफ क्या होगा? ए टी पर बी टी ग्राफ। इसमें कितने ग्राफ पॉसिबल है? एक तो ए टी ग्राफ के बारे में पूछा जा सकता है। चलिए, मैं अलग से लिख रहा हूँ ए टी ग्राफ के बारे में। तो बताओ यहाँ पे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ कैसा आएगा? एक्सीलरेशन तो आपको पता चल गया कांस्टेंट है, तो ए टी ग्राफ या ए एस ग्राफ क्या आएगा? ए टी ग्राफ या ए एस ग्राफ क्या आएगा, वो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखें, एक्सीलरेशन लिया, यहाँ टाइम लिया, तो ए एस ग्राफ ऐसा आ गया। एक्सीलरेशन ना तो टाइम पे डिपेंड कर रहा, ना ही। अब बी टी ग्राफ कैसा आएगा वो हमें बना के देखना है। इसमें कैसा ग्राफ बनाना? बी टी ग्राफ। एस टी ग्राफ भी बना के देखना है।
बी एस ग्राफ तो आपका एक्सप्रेशन दिया ही था, उससे आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने ग्राफ पे लिख दिया यहाँ पे, ये क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, बी टी ग्राफ। इस एक्सप्रेशन के हिसाब से एस टी ग्राफ, इसी एक्सप्रेशन के हिसाब से बी एस ग्राफ तो दिया है, तो वो क्यों लिखें बी ए ग्राफ, देखें बी ए, चलो ऐसे ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ए टी ग्राफ है, एसिलेशन लिया, यहाँ टाइम लिया या डिस्प्लेसमेंट लिया, तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब हमें बी टी ग्राफ देखना था, तो ए इक्वल टू आपका आया था कितना, ए इक्वल टू आया था के स्क्वायर बाई टू, अभी अभी आपने कैलकुलेट किया, और ए इक्वल टू होता है डी बी बाई डी टी। सो डी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, के स्क्वायर बाई टू डी टी आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन किया तो v आ गया, तो के स्क्वायर बाई टू टी आ गया। तो वेलोसिटी टाइम के साथ कैसा वेरी कर रहा है यहाँ पे, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो प्रोपोर्शनलिटी, नहीं तो लीनियरली तो कह ही सकते थे, आपका ये आ गया, ठीक है। अब हम एस टी ग्राफ की बात कर रहे हैं। चलिए, आप सबको पता है कि b इक्वल टू क्या होता है, b है के स्क्वायर बाय टू टी, और b होता है डी एस बाई डी टी, तो डी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, के स्क्वायर बाई टू टी डी टी। इंटीग्रेशन किया, s इक्वल टू आ गया के स्क्वायर बाई टू, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो टी स्क्वायर बाई टू, यानी s प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आ गया। तो s और t का जो ग्राफ आएगा वो पैराबोलिक आएगा, s प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो पैराबोलिक आएगा। अब b और a का ग्राफ बताएं तो क्या आ गया, b a के साथ कैसे वेरी करेगा, या b और s ग्राफ कर लेते हैं, ठीक है, और नहीं तो इसमें डिफिकल्टी आएगी फिर बाद में। चलिए बी एस ग्राफ देखें, तो b इक्वल टू तो आपका रिलेशन दिया ही था, तो उसमें तो कुछ अलग से मुझे कुछ करना ही नहीं। b इक्वल टू दिया था के रूट ऑफ एस, अब b इक्वल टू के रूट ऑफ एस दिया तो रिलेशन तो डायरेक्ट दिया गया है, तो इस रिलेशन के हिसाब से आपको ग्राफ बनाना है, के रूट ऑफ एस। तो आपको पता है कि इन दोनों के एक्सपोनेंट यानी पावर का रेशियो 1:2 है, तो ग्राफ पैराबोला आएगा और ग्राफ लोअर पावर की तरफ बेंड होगा। किसकी तरफ बेंड होता है, ये रूल बताया था हमने जब कभी आपको ग्राफिकल स्टडी कराया था, तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब आपका एवरेज वेलोसिटी निकालना, सपोज करो, थोड़ा सा एक आध और सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं। आप पार्टिकल मूविंग फ्रॉम रेस्ट विद एसिलेशन कुछ दे देते हैं, फिर रिटार्डेशन दे देते हैं। सो पार्टिकल मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, विद एसिलेशन, यहाँ पे एसिलेटेड मोशन है। यहाँ पर एसिलेटेड मोशन लिख रहे थे, पार्टिकल देखो यहाँ से जा रहा और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। एसिलेशन है आपका से 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर। कितने टाइम तक जा रहा है वो नहीं पता, हमने से t1 टाइम कह दिया, तो यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद हम रिटार्डेशन कर रहे हैं -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर, और यहाँ बॉडी फाइनली स्टॉप हो गई। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो, और t2 टाइम तक ये लगा आपका रिटार्डेशन। यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं टोटल टाइम दे दूँ, तो मैं कह दे रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक कि टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा वो 10 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम है वो 10 सेकेंड है, ये टोटल टाइम, और टोटल टाइम दिया है 10 सेकेंड। यानी t1 प्लस t2 10 सेकेंड है। तो क्या फाइंड आउट करना है, पहला फाइंड आउट पहला पॉइंट बी मैक्स,
मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट। सेकेंड पॉइंट, जहां से बॉडी स्टार्ट की थी और जहां रुकी तो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो एस। थर्ड पॉइंट, एवरेज वेलोसिटी। ये तीन चीजें फाइंड आउट करना। ठीक है, चलिए पहला हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, काइनामेटिक्स के इक्वेशन से करेंगे, फिर ग्राफ से करेंगे, और फिर कोई शॉर्टकट लिखेंगे आपके सामने। देखो बेटा, इन ये आपका मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना। अगर पहले सेगमेंट में देखें तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, फर्स्ट सेगमेंट में देखें तो फर्स्ट सेगमेंट में फाइनल वेलोसिटी है वी मैक्स और इनिशियल वेलोसिटी है 0। सो वी मैक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, u 0 है, एस लेसन दिया 6 t1। सो t1 इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, बी मैक्स बाय 6। फिर सेकेंड सेगमेंट की बात करोगे तो सेकेंड सेगमेंट में फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी बी मैक्स है, और यहाँ पे आ गया 4t2। सो t2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, t2 इक्वल टू आ जाएगा बी मैक्स बाय 4। गिवन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग t1 प्लस t2 दिया गया है 10 सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां पे बी मैक्स t1 t2 की वैल्यू रख दोगे तो बी मैक्स बाय 6 प्लस बी मैक्स बाय 4 इक्वल टू 10। तो वी मैक्स कितना आ जाएगा, अब तो एलसीएम लेना है, तो वी मैक्स आ गया आपका 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वी मैक्स आ गया। अब आपको डिस्टेंस निकालना था, सेकेंड टोटल डिस्टेंस ड्यूरिंग द मोशन। सेकेंड पार्ट था डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, यहां कोई फर्क नहीं पड़ना, डिस्टेंस ड्यूरिंग मोशन। तो फर्स्ट सेगमेंट में डिस्टेंस कह रहे हैं तो S1 आ गया, S1 इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो U तो 0 है, T कितना था, T1। T1 आ गया था आपका, अगर आप T1 निकालना चाहते तो T1 था वी मैक्स बाय 6 यानी 4 आ जाएगा, और T2 निकालते तो वी मैक्स बाय 4 करते तो 6 आ जाता है। तो यू T1 4 है प्लस हाफ ए आपका कितना था एसलेशन 6, T1 स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 4 चौको 16 3 48 48 मीटर आ गया। S2 निकालेंगे तो S2 इक्वल टू सेकेंड सेगमेंट के लिए करोगे तो देखो, सेकेंड सेगमेंट की जब बात करोगे तो सेकेंड सेगमेंट में जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा और ये फाइनल वेलोसिटी, या इनिशियल वेलोसिटी को 0 नहीं लोगे अगर S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करोगे तो S इक्वल टू यहाँ S2 इक्वल टू यू टी, तो बी मैक्स आपका आया था 24, T2 था 6 माइनस हाफ, रिटार्डेशन है इसलिए माइनस लिख रहा हूँ, 6 T2 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, 24 गुणे 6 और जी 24 इंटू 3 आ गया, 96 मीटर आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे जे आ गया था 24 इंटू 3, 24 इंटू 6 यानी 24 इंटू 3 आ गया, तीचो को 12 नहीं गलत लिख दिया, कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया, चलिए S2 24 इंटू 6 और ये था आपका 24 इंटू 3, 24 कॉमन लिया था तो 24 इंटू 3 72 मीटर आया। ठीक है,
टोटल डिस्टेंस कितना आ गया बताओ आपका, नेक्स्ट पेज पे टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 ड्यूरिंग द मोशन, टोटल डिस्टेंस आ गया टोटल डिस्टेंस s इक्वल टू आ गया s1 प्लस s2, 48 प्लस 72, 120 मीटर। थर्ड था आपका, थर्ड पार्ट पूछा था एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज निकालोगे तो टोटल डिस्टेंस है आपका 120, टोटल टाइम लगा था 12 मीटर पर सेकंड आ गया। ये हमने एवरेज वेलोसिटी निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी क्वेश्चन को एक अल्टरनेटिव वे में बात कर रहे हैं। मुझसे कोई पर्सनल राय लेगा तो मैं कहूंगा सारे क्वेश्चन काइनेमेटिक्स के आपको ग्राफ से करना चाहिए, और ग्राफ में भी बीटी ग्राफ सेलेक्ट करना चाहिए। बीटी ग्राफ क्यों? क्योंकि बीटी ग्राफ का एरिया निकालोगे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, स्लोप निकालोगे तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन। तो मैं हमेशा किस ग्राफ को, एक इंटरमीडिएट ग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे बीटी ग्राफ लिया। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है 0 थी, तो ग्राफ यहाँ से जाएगा, ये एक्सेलरेशन हो रहा, इसके बाद ये रिटार्डेशन हो रहा, ये यहाँ पे वेलोसिटी ले लिया और यहाँ पे टाइम ले लिया, वेलोसिटी और टाइम। ठीक है, यहाँ पे कितना है, ये टाइम लगा t1 और ये टाइम लगा है t2। इस टाइम को कह दिया t1, इस टाइम को t2। यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ये तो कन्फर्म है। तो बताओ इसका स्लोप क्या बताएगा? स्लोप होगा आपका एक्सीलरेशन जो 6 होगा वो बी मैक्स बाई t1। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, यहाँ से t1 निकल आया, बी मैक्स बाई 6। ठीक है, रिटार्डेशन 4 है। आप कहोगे रिटार्डेशन तो नेगेटिव होगा, तो ये भी तो नेगेटिव है स्लोप भी, तो वी मैक्स बाई t2। सो t2 आ गया आपका बी मैक्स बाय 4। तो t1 प्लस t2 दिया गया था 10, सॉल्व किया तो यहां से बी मैक्स आ गया 24। ठीक है, इसका एरिया क्या दे देगा? इसका एरिया आएगा हाफ बी मैक्स t1 प्लस हाफ बी मैक्स t2। एस इक्वल टू क्या आ गया, हाफ बी मैक्स कॉमन आ गया और t1 प्लस टी हो गया, तो हाफ बी मैक्स 24 और टोटल टाइम था 10, सो ये 120 मीटर आ गया। एवरेज निकालना हो तो एवरेज निकल आएगा, ये दूसरा तरीका था। ठीक है बेटा, ग्राफ सबसे बेस्ट वे होता है, हमारी पर्सनल ओपिनियन है आपके साथ। ठीक है, आपको कौन सा मेथड सूट करता है वो आपकी बात है, पर हमसे कोई पर्सनल राय लेगा तो मैं कहूँगा ग्राफ से करना चाहिए। इसको मैं सेकंड मेथड लिख के दे रहा हूँ, M2 माने सेकंड मेथड। और बात करें थर्ड मेथड की, बात कर रहा हूँ M3। अगर अल्फा एक्सेलरेशन ले लें, बीटा रिटार्डेशन ले लें, तो मैक्सिमम वेलोसिटी, ये मैं खास तौर से नीट के स्टूडेंट को ऐसा लिखवाता हूँ ताकि उनको टाइम ना लगे कैलकुलेशन में। अल्फा बीटा ओवर अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। अल्फा इज द एक्सेलरेशन, बीटा इज द रिटार्डेशन, टी इज द टोटल टाइम। तो कितना था 6 इंटू 4, 6 प्लस 4 10 और टोटल टाइम 10 था, तो 10 सेकंड के अंदर ये 24 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हाफ अल्फा बीटा ओवर अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। वैल्यू रख दी तो हाफ 6 इंटू 4, 6 प्लस 4 10 इंटू 10 का स्क्वायर, सॉल्व किया तो 120 मीटर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने अभी किया है आपके सामने, एक क्वेश्चन आपके सामने और कर रहा हूं, एक एग्जाम्पल और।
मैंने कहा पार्टिकल गोइंग, इट ट्रेवल्स, particle moving with constant acceleration, it travels distance s1 in first 2 seconds and x2 in next 2 seconds. Particle moving from rest with constant acceleration and it travel distance s1 in 2 seconds and next 2 seconds is s2. इज इट क्लियर? पूरी जर्नी के ड्यूरिंग क्या कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन। क्वेश्चन फिर से बोलूं, पार्टिकल मूविंग फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन travels distance s1 in first 2 seconds and s2 in next 2 seconds. Find out the relation between s1 and s2. Then the relation between s1 and s2, ऑप्शन के टर्म में देखना है तो ऐसा लिख दूं, s2 इक्वल टू s1, s2 इक्वल टू 2s1, s2 इक्वल टू 3s1, डी नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट सेगमेंट में s1 निकालें तो s1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? हाफ a इंटू 2 का स्क्वायर। और यहाँ से यहाँ तक देखोगे पहले सेगमेंट से लेकर लास्ट तक तो डिस्टेंस हो गया s1 प्लस s2, s1 प्लस s2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? हाफ a इंटू 4 का स्क्वायर। और इसको सॉल्व किया, डिवाइड कर दिया, तो s1 प्लस s2 y(s1) इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट कर दिया तो 16/4 यानी 4 आ गया, यानी s2 इक्वल टू कितना आ गया? 3s1। ठीक है, फिर से मैंने बात कहा था मुझे जो पसंद है मैं ग्राफ से बात करूंगा, तो ग्राफ से देखो आपका, मैंने पहले कहा था मैं हमेशा पसंद करता हूं ग्राफ से, तो ये वीटी ग्राफ ड्रॉ करें। ठीक है, ये फर्स्ट 2 सेकंड में है और ये नेक्स्ट 2 सेकंड में, ये टाइम, ये वीटी ग्राफ। चलिए अब फर्स्ट 2 सेकंड में कितना आएगा? b इक्वल टू यू प्लस 80, तो 2 सेकंड में आएगा तो 2a आ जाएगा यहाँ पे, और 4 सेकंड में आएगा तो 4a आ जाएगा। ये वेलोसिटी 2a आएगा और यहाँ कितना आएगा? 4a। ये 2 सेकंड की बात कर रहा है, ये 4 सेकंड की बात कर रहा है। इसका एरिया जो होगा वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। इसका एरिया भी डिस्टेंस कहलाएगा। तो फर्स्ट सेगमेंट में ये आपका ट्राइंगल दिख रहा, s1 कितना आ गया बताओ? हाफ 2a इंटू 2, s2 निकालोगे तो क्या आएगा? आपको इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालेगा, तो पैरेलल साइड का सम, तो ये 2a है, ये 4 है, तो पैरेलल साइड का सम 6 है इंटू 2 डिवाइडेड बाय सेपरेशन डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2, तो ये आ गया आपका 6a, और ये कितना आ गया था? 2a। तो बताओ s2 इक्वल टू कितना आ गया? s2 इक्वल टू हो गया 3s1। एक और बात है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो सक्सेसिव सेकंड में डिस्टेंस का रेशियो इस तरीके से होगा, s1 रेशियो s2 रेशियो s3 एंड सो ऑन, 1 रेशियो 3 रेशियो 5 एंड सो ऑन।
इसका मतलब S2 S1 का 3 टाइम्स। क्लियर बेटा? इस पर बेस्ड कल बहुत सारे एप्लीकेशन आपके सामने प्रेजेंट करे जाएंगे। इनको थोड़ा सा, चूँकि बच्चों ने ही हमारे पास राय रखी थी कि आधे घंटे से ज़्यादा की क्लास मत रखा करो, क्योंकि फिर हमें डिफ़िकल्टी होती है रिवीजन में, इसलिए मैंने आधा आधा। और ये 11th क्लास अगर अभी से हमारे साथ अटैच हो जाए, चूँकि 10th का रिजल्ट आ गया, तो वो IIT में बहुत अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।